गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए यूनिट, नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक के पार्ट फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है स्टूडेंट? सबस्टेंस या पदार्थ मेनली तीन भागों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। सॉलिड अवस्था या सॉलिड स्टेट क्या होती है? जिसमें अट्रैक्शन फोर्स तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, अवयवी कणों के मध्य या अवयवी परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत प्रबलतम होते हैं और न्यूनतम दूरी होती है उनके बीच में। उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, तो वो स्टेट सॉलिड स्टेट कहलाती है। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, अट्रैक्शंस बॉन्डिंग वीक हो जाती है, और गैस में और ज़्यादा दूर चले जाते हैं और बॉन्डिंग वीक हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर किसी भी पदार्थ की स्टेट या अवस्था को डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर होते हैं स्टूडेंट। एक होता है ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, और एक होता है अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये दो फैक्टर किसी भी सबस्टेंस की स्टेट या अवस्था का डिटर्मिनेशन करते हैं कि वो सॉलिड में पाया जाएगा, लिक्विड में पाया जाएगा, गैस स्टेट में पाया जाएगा। सबसे पहले अंतराण्विक आकर्षण क्या होते हैं कि अवयवी अणु, क्योंकि पदार्थ अवयवी परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है, तो अवयवी परमाणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अगर स्ट्रांग होंगे, ज़्यादा होंगे, स्ट्रांग से स्ट्रांग होंगे तो वो सॉलिड होगा, और ऊष्मीय ऊर्जा सबसे कम होगी तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। यानी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या हो? स्ट्रांग हो, और ऊष्मीय ऊर्जा कम हो। अगर ऊर्जा ज़्यादा होगी तो बॉन्ड टूट जाएंगे और अणु दूर दूर या एटम दूर दूर चले जाएंगे, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा हो थर्मल एनर्जी से, उस कंडीशन में अणु सॉलिड स्टेट में आता है। अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से, तो वो गैस स्टेट में आ जाएगा। तो गैस स्टेट में अवयवी कण जो हैं यादृच्छिक रैंडमली मोशन करते हैं, अनियमित दिशाओं में दूर दूर, उनके बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड वीक हो जाते हैं, और अगर इनके मिड स्टेट है, मिड कंडीशन है, तो वो लिक्विड स्टेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉलिड स्टेट में अवयवी कण जो होते हैं इनका आयतन, आकार निश्चित होता है, वॉल्यूम, साइज एंड शेप निश्चित होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है घनत्व इनका। गलनांक भी क्या होता है, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो गलनांक भी, मेल्टिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होते हैं, और घनत्व भी मैक्सिमम होता है। यानी कि निश्चित इकाई आयतन में अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, जिससे घनत्व डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करेंगे ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। जो ठोस होते हैं मुख्यतः यहाँ पर दो प्रकार के हैं, व्यवस्था के आधार पर या अरेंजमेंट के आधार पर। टाइप्स ऑफ सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। अरेंजमेंट के आधार पर एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। स्टूडेंट, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण, परमाणु या अणु, अवयवी कण जिनसे मिलकर वो बना है, उनके बीच में एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, रेगुलरिटी हो, यानी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था हो, एक सिस्टमैटिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो। ऐसे सॉलिड जिसमें अवयवी कणों के मध्य एक सिस्टेमैटिक
ज्योमेट्रिक पैटर्न हो या रेगुलर अरेंजमेंट हो, रेगुलर अरेंजमेंट हो, तो ऐसे सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। जैसे NaCl, हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से आगे। KCl, KNO3, इनकी क्रिस्टल जालक संरचना में अवयवी कण धनायन और ऋणायन के बीच में सिस्टेमैटिक ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। सिस्टेमैटिक जियोमेट्रिक पैटर्न होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। वो ऐसे सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। दूसरे होते हैं एक्रिस्टलाइन या एमोर्फस या एक्रिस्टलाइन, जस्ट इसका उल्टा है। ऐसे सॉलिड जिसमें अवयवी कणों के बीच में रेगुलर अरेंजमेंट ना हो या कोई सिस्टेमैटिक ज्योमेट्रिक पैटर्न ना हो, ऐसे सॉलिड एक्रिस्टलीय सॉलिड कहलाते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक और कांच। ठीक है स्टूडेंट, यह एक्रिस्टलीय या एमोर्फस सॉलिड होते हैं, क्योंकि इसमें कोई सिस्टेमैटिक ज्योमेट्रिक पैटर्न, कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था अवयवी कणों की नहीं होती। ऐसे सॉलिड एक्रिस्टलीय सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम कुछ अंतर पढ़ेंगे, इनके बीच में जो डिफरेंस हैं, कौन कौन से डिफरेंस हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस और यहाँ एक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहला, इनका गलनांक निश्चित होता है, फिक्स होता है। गलनांक फिक्स होता है, यानी एक ही गलनांक पॉइंट पर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका गलनांक फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता, अर्थात ये अपने गलनांक पर भी बहुत देर तक लिक्विड में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये एक ही पॉइंट पर सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये 70 पर भी हो रहा है, 78 पर भी हो रहा है, 71 पर भी हो रहा है, 72 पर भी लिक्विड में हो रहा है, तो गलनांक फिक्स नहीं है एक्रिस्टलीय ठोसों का। ठीक है, होते ही रहते हैं लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्ट, 71 पर भी, 72 पर भी, 73 पर भी, 74, 75 पर भी, 76 पर भी, तो इनका गलनांक फिक्स नहीं है। दूसरा, इनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, सिस्टेमैटिक ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं होता, अतः यह दीर्घपरासी होते हैं, दीर्घपरासी, और ये होते हैं लघुपरासी। लघुपरासी क्या मतलब है? दीर्घपरासी का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट क्रिस्टल के अंदर बहुत अधिक होता है, हर जगह रेगुलरिटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है रेगुलरिटी, हर जगह होती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है। यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, कई कई स्थानों पर होता है। उसकी क्रिस्टल संरचना में रेगुलर अरेंजमेंट होता तो है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत सीमित डिस्टेंस पर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घपरासी, इसको कहते हैं लघुपरासी। तीसरा, इनके जो शीतलन वक्र होते हैं, शीतलन वक्र क्रिस्टलीय के तो होते हैं असतत और इनके होते हैं सतत। क्या होता है शीतलन वक्र? ताप और समय के बीच में जो वक्र होते हैं उन्हें कहते हैं शीतलन वक्र। ये इस प्रकार से प्राप्त होते हैं असतत, और इनके जो होते हैं वो होते हैं सतत, इस प्रकार से। यहाँ टेम्परेचर होता है y अक्ष पर, यहाँ होता है टाइम, समय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब पिघले हुए सॉलिड को हम ठंडा करते हैं, जब पिघले हुए सॉलिड को ठंडा करते हैं तो उसका ताप लगातार कम नहीं होता, तापमान में कमी लगातार इसमें हो रही है, लगातार कमी हो रही है समय के साथ, समय बढ़ रहा है, तापमान टेम्परेचर घट रहा है। जब हमने पिघले हुए सॉलिड को ठंडा किया तो उसका ताप लगातार कम हो रहा है एक्रिस्टलीय में, तो इसका वक्र शीतलन वक्र सतत है, सतत, और इसके तापमान में लगातार कमी नहीं। यहाँ क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ तक लगातार चला, एंड यहाँ हुआ, तो तापमान में लगातार कमी नहीं। यहाँ तापमान इस यहाँ फिक्स रहा, नियत रहा,
तो ये असतत है, यानी क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत हैं और इनके सतत हैं। लगातार तापमान में लगातार कमी हो रही है, लगातार कमी नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो होते हैं विषमदैशिक, इसको हम समझाएंगे। क्रिस्टलीय तो होते हैं विषमदैशिक और अक्रिस्टलीय होते हैं समदैशिक, इसको हम समझाएंगे। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विषमदैशिक, क्रिस्टलीय तो होते हैं विषमदैशिक और अक्रिस्टलीय होते हैं समदैशिक प्रकृति के। आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक क्या होता है समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुणधर्मों के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुणों के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, तो इस गुणधर्म को कहते हैं विषमदैशिकता और ऐसे ठोस कहलाते हैं विषमदैशिक। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुणधर्मों के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भी समान प्राप्त होते हैं, इस गुणधर्म को कहते हैं समदैशिकता और ऐसे ठोस कहलाते हैं समदैशिक। क्या होता है समझेंगे इसको स्टूडेंट, क्या होता है विषमदैशिक और समदैशिक। एग्जाम्पल से, स्ट्रक्चर से समझेंगे। जैसे क्रिस्टलीय ठोस है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का। जैसे काले कण हैं, एक प्रकार के कण हैं, ये दूसरे प्रकार के कण हैं। फिर उसी प्रकार के आयन आ गए, पुनरावृत्ति दर्शा रहे हैं। फिर दूसरे टाइप के आयन आ गए। फिर दोबारा से धनायन मान लो, इनको धनायन मान लो, इनको ऋणायन मान लो। फिर ऋणायन आ गए। एक रेगुलरिटी है, रेगुलर अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक रेगुलर अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। धनायन आ गए, फिर ऋणायन आ गए, फिर धनायन के गण आ गए, फिर ऋणायन के घर, फिर धनायन, फिर ऋणायन। अब हम बात करें जैसे भौतिक गुणधर्म में अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, कुछ भी भौतिक गुणधर्म के मान अगर हम इस वाली डायरेक्शन में देखें, इस दिशा को हम मान लेते हैं ए बी डायरेक्शन, तो भौतिक गुणधर्मों के मान, और इस वाली दिशा को हम मान लेते हैं सी डी। तो यहाँ व्यवस्था ए बी डायरेक्शन में कुछ व्यवस्था अलग है और सी डी डायरेक्शन में व्यवस्था अलग है। हालांकि ये क्रिस्टलीय है, रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन ए बी डायरेक्शन में सारे काले कण एक तरफ हैं और सारे बड़े वाले गोल कण एक तरफ हैं, सफेद। और सी डी डायरेक्शन में देखें तो सफेद काले सफेद, ये व्यवस्था अलग है। सी डी डायरेक्शन या दिशा की व्यवस्था अलग है और ए बी दिशा की व्यवस्था अलग है, तो इनके भौतिक गुणधर्मों के मान भी अलग अलग हो जाएंगे। हालांकि ये क्रिस्टलीय है, अब ये भी कणों का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन वो सुव्यवस्था अलग अलग दिशाओं में अलग अलग है। हर जगह सुव्यवस्था ही है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन वो रेगुलर अरेंजमेंट भी कैसा है, डिफरेंट है। इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणधर्मों के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, इसलिए इसे कहते हैं विषमदैशिक ठोस। और अक्रिस्टलीय होते हैं समदैशिक, उनमें हर जगह अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, लेकिन वो अव्यवस्था एक जैसी है। यहाँ सुव्यवस्था ही सुव्यवस्था है, लेकिन वो सुव्यवस्था अलग अलग है। ये वाली सुव्यवस्था ए बी डायरेक्शन की एक अलग है और ये सी डी डायरेक्शन की सुव्यवस्था अलग है, तो इसलिए विषमदैशिक हो गया, ये विषमदैशिक हो गया क्रिस्टलीय ठोस, विषमदैशिक। और अक्रिस्टलीय में हर जगह अव्यवस्था एक जैसी है, इसलिए वो समदैशिक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट।
उसके बाद क्रिस्टलीय सॉलिड में विदलन का गुण पाया जाता है। विदलन का मतलब क्रिस्टलीय ठोसों को आप काटोगे तो इनके जो कट पीस प्राप्त होंगे उनकी सरफेस प्लेन होगी, खुरदरी नहीं होगी, स्पष्ट रूप से कटेंगे ये। और अक्रिस्टलीय जो ठोस होंगे वो स्पष्ट रूप से नहीं कटेंगे, उबड़ खाबड़ कटेंगे, खुरदरी सतह प्राप्त होगी काटने पर। तो इनमें विदलन का गुण पाया जाता है, स्पष्ट रूप से कटते हैं। इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता, विदलन का गुण नहीं पाया जाता, इनमें विदलन का गुण पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ते हैं ठोसों के प्रकार आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, अट्रैक्शन बॉन्डिंग के आधार पर ठोसों के प्रकार। अट्रैक्शन बॉन्डिंग के आधार पर ठोसों के प्रकार, अट्रैक्शन बॉन्डिंग के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अट्रैक्शन बॉन्डिंग के आधार पर यानी अवयवी कणों के बीच में काम करने वाले अट्रैक्शन बॉन्डिंग के आधार पर इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहले आणविक ठोस, इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। दूसरा है आणविक ठोस, आयनिक ठोस। तीसरा है धात्विक ठोस। चौथा है सहसंयोजक ठोस। ठीक है स्टूडेंट, नेटवर्क ठोस या कोवेलेंट, नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट, आणविक ठोस वो होते हैं जिनमें अवयवी कण अणु हों, अवयवी कण मॉलिक्यूल्स हों, अणु हों और उनके बीच में दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाए। वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाए, दुर्बल, वीक। अब वांडरवाल आकर्षण बल ना तो आयनिक होते हैं और ना ही सहसंयोजक होते हैं, वीक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड एक वांडरवाल आकर्षण बल है, जैसे डाइपोल डाइपोल प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये भी एक वांडरवाल आकर्षण बल है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होगा, लेकिन माइनस और माइनस में रिपल्सन होगा, और माइनस प्लस और प्लस में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, और माइनस माइनस में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो बॉन्डिंग कैसी हो गई, वीक हो गई। आयनिक में केवल क्या है, प्लस और माइनस होता है तो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। प्लस और प्लस में क्या होता है, हमेशा रिपल्सन होता है। माइनस और माइनस आवेश में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यह रिपल्सन भी काम कर रहा है और अट्रैक्शन भी काम कर रहा है, इसलिए वांडरवाल है, द्विध्रुव वांडरवाल आकर्षण। तो स्टूडेंट, आणविक ठोस ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण अणु हो और उनके बीच में दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाए, उन्हें कहते हैं आणविक ठोस। अब ये 3 प्रकार के होते हैं आणविक, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो ध्रुवीय, दूसरा अध्रुवीय और तीसरा हाइड्रोजन बंधित। ध्रुवीय या पोलर, ध्रुवीय में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे ठोस HCl, ठोस SO2, तो डाइपोल डाइपोल हो गया ना, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। माइनस और प्लस में अट्रैक्शन है, लेकिन प्लस और प्लस में रिपल्सन है, और माइनस में रिपल्सन है। तो डाइपोल डाइपोल, ये भी एक डाइपोल हो गया। डाइपोल का मतलब एक में प्लस माइनस, एक तंत्र में, दूसरे में भी क्या हो गया, प्लस माइनस। ये डाइपोल द्विध्रुव, प्लस माइनस का मतलब द्विध्रुव, ये भी प्लस माइनस का मतलब द्विध्रुव। तो इनमें अट्रैक्शन भी है लेकिन इनमें रिपल्सन भी है। तो ये ऐसे ठोस ध्रुवीय होंगे। ठीक है, और ये विद्युत के कुछ चालक होंगे। ठीक है, दूसरा अध्रुवीय। अध्रुवीय में क्या होता है, ऐसे ठोस जिसमें वांडरवाल आकर्षण बल डाइपोल डाइपोल न हो, परिक्षेपण हो या लंदन बल हो, लंदन या परिक्षेपण या तात्कालिक बल हो, परिक्षेपण, परिक्षेपण आकर्षण बल कार्य करे, आकर्षण बल कार्य करे, उन्हें कहते हैं अध्रुवीय
आणविक ठोस, इसको समझाते हैं कि लंदन बल या परिक्षेपण या तात्कालिक बल किसे कहते हैं। ये एक वान डेर वाल आकर्षण बल है, ये भी एक वान डेर वाल आकर्षण बल है, परिक्षेपण बल। जैसे मान लो ये अध्रुवीय तंत्र है प्लस और इसके चारों तरफ माइनस है, ये अध्रुवीय है। ध्रुवीय का मतलब ये होता है प्लस यहाँ जाए माइनस अलग अलग, दोनों अलग अलग हो जाए, अलग अलग खेमे में। अध्रुवीय मतलब प्लस नाभिक है और चारों तरफ माइनस है, अलग नहीं, अलग अलग नहीं है, सारे माइनस एक जगह नहीं है और सारे प्लस एक तरफ नहीं है, तो ये अध्रुवीय है। जब इसके संपर्क में कोई दूसरा अध्रुवीय आ जाए, जैसे प्लस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन माइनस, अब ये भी अध्रुवीय है और ये भी अध्रुवीय है, दोनों तंत्र अध्रुवीय हैं। लेकिन वातावरण में परिवर्तन के कारण इसमें थोड़ी सी ध्रुवणता विकसित हो जाए एक तंत्र में, हालांकि दोनों अध्रुवीय हैं, लेकिन वातावरण में परिवर्तन के कारण एक तंत्र थोड़ा सा आंशिक ध्रुवीय हो जाए, उसमें थोड़ी सी पोलैरिटी या ध्रुवणता विकसित हो जाए, तो वो दूसरे को भी परिणाम स्वरूप, प्रेरणा के स्वरूप ध्रुवित कर देगा। जैसे इसका ये थोड़ा ध्रुवित हो गया, इसका सारा प्लस एक तरफ आ गया और सारा माइनस एक तरफ हो गया, अब ये हो गया ध्रुवित। पहले ये अध्रुवीय था, अब ये हो गया ध्रुवीय। वातावरण में परिवर्तन के कारण इसका प्लस यहाँ आ गया, माइनस सारे यहाँ आ गए, तो अब ये इसको भी क्या कर देगा, इसके मोटिवेशन से ये भी हो जाएगा ध्रुवीय, अध्रुवीय भी क्या हो जाएगा, ध्रुवीय। इसका भी सारा माइनस एक तरफ आ गया, प्लस एक तरफ, तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन काम कर रहा है उसे कहते हैं लंदन बल। ये भी वान डेर वाल बल है या परिक्षेपण बल, ठीक है। और इसके उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, आर्गन, क्लोरीन, ये सारे अध्रुवीय हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस हैं जिनमें लंदन बल काम करे या परिक्षेपण आकर्षण बल काम करे, ठीक है स्टूडेंट। ये आणविक ठोस के प्रकार हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस एक, और एक है हाइड्रोजन बंधित। हाइड्रोजन बंधित में क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, अवयवी कणों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, उन्हें कहते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ठीक है स्टूडेंट। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ठोस अमोनिया, हाइड्रोजन बंधित, तीसरा बता रहे हैं हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, जैसे ठोस अमोनिया, ठोस अल्कोहल, ये बर्फ, ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, अमोनिया के बहुत सारे अणुओं के बीच में, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव आता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्डिंग हो जाएगी, इस बॉन्डिंग को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसी अल्कोहल है C2H5OH, अल्कोहल में ठोस अल्कोहल C2H5OH और C2H5OH, जब हाइड्रोजन तो विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इससे तो सहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है, दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ठोस अल्कोहल या ठोस अमोनिया हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होंगे। जैसे बर्फ है, बर्फ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो भी एक हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। जैसे बर्फ में एक ऑक्सीजन परमाणु क्रिस्टल के बीच में होता है और चतुष्फल के रूप से 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं, 2 तो सहसंयोजक बंध द्वारा और 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा। फिर इससे जल के अणु जुड़े होंगे, 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 H2O। ये बर्फ है, ठोस बर्फ, ये भी एक आणविक ठोस है जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये आणविक ठोस थे,
हम बात करते हैं धात्विक ठोस की या आयनिक ठोस की। तो आयनिक ठोस वो होते हैं जिनमें आयन तो अवयवी कण हो, आयन तो क्या हो, आयनिक ठोस में आयन अवयवी कण हो और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड पाया जाए या स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाए। देखिए जैसे NaCl की इस क्रिस्टल जालक संरचना हम पढ़ाएंगे बाद में, एक पॉजिटिव होगा दूसरे नेगेटिव, एक पॉजिटिव को बहुत सारे नेगेटिव घेर के रखेंगे और एक नेगेटिव को बहुत सारे पॉजिटिव घेर के रखेंगे निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में। तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, स्ट्रांग होता है, इनके गलनांक उच्च होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में तो, लेकिन जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आयनिक ठोस में आयन अवयवी कण होंगे, बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा या स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाएगा। एक पॉजिटिव को बहुत सारे नेगेटिव और एक नेगेटिव को बहुत सारे पॉजिटिव घेर के रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या होता है, क्रिस्टल जालक संरचना में दो धातु परमाणुओं के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। ये धात्विक ठोस को समझाने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, डूड और लॉरेंज और डूड, ये दो साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया था। इसमें बताया था कि धात्विक ठोस, जो धात्विक ठोस होते हैं उनमें धातु परमाणुओं के बीच में धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, जो ना तो शुद्ध रूप से आयनिक होता है और ना ही शुद्ध रूप से सहसंयोजक। यानी कि धातु धनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में घिरे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के सागर में या इलेक्ट्रॉन के जलाशय में घिरे होते हैं धातु के धनायन। जैसे ये धातु परमाणु, जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये धनायन बन गया, तो ये धनायन चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन के सागर में डूबे रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे गैस के अणु पात्र में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है जिसमें धातु के धनायन घिरे हुए हैं और ये गति करने के लिए स्वतंत्र हैं एक भाग से दूसरे भाग की ओर। इसलिए धातु विद्युत की चालक होती हैं और धातु के एक भाग को गर्म करते हो तो वो ऊष्मा का संचरण दूसरे भाग तक भी आ जाता है और दूसरा भाग भी गर्म हो जाता है। ऊष्मीय संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इलेक्ट्रॉन के सागर में, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया गया था, डूड और लॉरेंज ने धात्विक बंध को समझाने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया था। इसमें धातु के धनायन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, इलेक्ट्रॉन के झुंड में डूबे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के झुंड में ये धातु के धनायन जिस आकर्षण बल से बंधित हैं या जिस आकर्षण बंध से बंधे हुए हैं उस बंध को कहते हैं हम धात्विक बंध। और ये धात्विक बंध ना तो शुद्ध रूप से आयनिक है और ना ही शुद्ध रूप से सहसंयोजक है, इन दोनों के मध्य की प्रकृति का है। धात्विक बंध ना तो शुद्ध रूप से आयनिक प्रकृति का होता है, क्योंकि आयन में तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। तो ना तो ये शुद्ध रूप से आयनिक प्रकृति का है और ना ही ये शुद्ध रूप से सहसंयोजक प्रकृति का है। तो इलेक्ट्रॉन के सागर में धातु के ये जो झुंड हैं जिस आकर्षण से बंधे हुए हैं उसे हम कहते हैं धात्विक बंध। जैसे कि लोहा धातु है, कॉपर धातु है, चांदी धातु है, ये इनके बीच में, इनकी क्रिस्टल जालक संरचना में दो धातुओं के बीच में जो आकर्षण बंध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। ठीक है, और ऐसे सॉलिड धात्विक सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है सहसंयोजक सॉलिड। सहसंयोजक ठोस वो होते हैं जिनमें अवयवी कण एटम्स के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाए। सहसंयोजक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है और जो दिशात्मक प्रकृति का होता है। सहसंयोजक ठोस, चौथा नंबर सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड,
इनमें अवयवी कण परमाणु होंगे, परमाणु अवयवी कण होंगे, चालकता नहीं होगी, मुलायम प्रकृति के होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। ठीक है, सहसंयोजक बंध होगा इनके और अवयवी कणों के बीच में, सहसंयोजक बंध जो कि दिशात्मक होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें ग्रेफाइट अपवाद है, ग्रेफाइट की संरचना में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो कि विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेटवर्क बनाते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, हीरा है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है, ये सारे सहसंयोजक ठोस हैं। अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जैसे कार्बन, हीरा, हीरे की ये संरचना है, एक नेटवर्क बनाता है हीरा। ये हीरे के एक कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भायतम कोश में, उनमें से 4 में से 3 तो बॉन्ड बना लेंगे और तीसरा, ये तो विद्युत का कुचालक है, हम ग्रेफाइट की बात बाद में करेंगे। ये हीरे की संरचना है, त्रिमीय क्रिस्टल संरचना का निर्माण करता है हीरा। एक नेटवर्क बनाया इसने, हीरे ने एक नेटवर्क जाल बना दिया, इसमें त्रिमीय जाल संरचनाएं आपस में संग्रथित हैं, क्रिस्टलीय त्रिमीय संरचनाएं संग्रथित हैं, जाल सा बना रखा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। सबसे प्रबलतम बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है, क्योंकि इसमें त्रिमीय जालक संरचनाएं आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से कनेक्टेड है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है हीरा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है अपवाद स्वरूप। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु जो है वो, उसके एक कार्बन परमाणु जो भायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बॉन्ड से सहसंयोजक बंध बनाने में काम आ जाते हैं और चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। जैसे ग्रेफाइट की षटभुजीय संरचना पाई जाती है, षटभुजाकार, ये जैसे ये कार्बन है 3 बंध बना रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था है, मुक्त अवस्था में बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा, जो कि इसकी क्रिस्टल जालक संरचना में घूमता रहेगा, गति करता रहेगा, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये षटभुजीय हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पाई जाती है, बहुत सारे हेक्सागोन आपस में दुर्बल वांडरवाल सहसंयोजक बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने ठोसों के प्रकार बताए थे, अवयवी कणों के बीच में काम करने वाले आकर्षण बल के आधार पर आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। आयनिक ठोस को दोबारा 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ध्रुवीय, आणविक, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।